अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर 21 है, सेल साइकिल। स्टूडेंट्स, अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं, ये सीक्वेंस है चेंजेस का, यानी कि सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ सेल, जिसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है सेल की, उसमें जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन होती है, डीएनए की कॉपी बनती है, सेल डिवीजन होती है। दिस वन इज कॉल्ड सेल साइकिल। इसमें डिफरेंट फेजेस हैं ज़्यादा, यानी कि जो दो मेन फेज हैं वो है इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज नो अपीयरेंट डिवीजन। स्टूडेंट्स, इंटरफेज में कोई ज़ाहरी तौर पे हमें चेंजेस नज़र नहीं आ रहे होते। माइटोटिक फेज है, इसमें सेल डिवाइड कर रहा होता, हमें ज़ाहरी तौर पे चेंजेस नज़र आ रहे होते हैं, इसको सेल डिवीजन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इंटरफेज जो है इसको मिसटेकनली कॉल्ड रेस्टिंग फेज। अभी मैंने बताया इसमें ज़ाहरी तौर पे हमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे होते, इस वजह से इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता है, लेकिन मिसलीडिंगली इन्वॉल्व मैनी केमिकल एक्टिविटीज़, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। स्टूडेंट्स, ये जो इंटरफेज है दो कंसेक्टिव डिवीजन्स के दरमियान में पाई जाती, पीरियड बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन, यानी कि दो कंसेक्टिव डिवीजन्स के दरमियान में ये फेज पाई जाती है। मैनी बायोकेमिकल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती है इंटरफेज में। स्टूडेंट्स, इंटरफेज को फर्दर 3 फेज में डिवाइड किया हुआ है, G0 फेज, S फेज, G2 फेज। स्टूडेंट, G फॉर गैप है, G1 फेज। इसमें होता क्या है G1 फेज में जो सेल है बेसिकली वो ग्रो करता है इन साइज और बहुत सारे एंजाइम सिंथेसाइज करता है और न्यूक्लियोटाइड्स को एकमुलेट करता है। न्यूक्लियोटाइड को इसलिए इकट्ठा करता है क्योंकि इसके बाद वाली जो फेज जिसको हम एस फेज बोलते हैं उसमें जो क्रोमोजोम है उनकी डुप्लीकेशन होनी होती है, यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन होनी होती है और उसके लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम टाइम क्या होता है, सेल G1 फेज में से निकल के G0 फेज में चला जाता है। ये G0 फेज जो है बेसिकली सेल साइकिल से बाहर है। मीन सम टाइम सेल एग्जिट G1 और G0 में चला जाता है, और जब G0 में चला जाता है उस वक्त डिसाइड नेवर टू डिवाइड, यानी कि वो डिसाइड करता है कि उसने डिवाइड होना है या कभी भी डिवाइड नहीं होना। सम टाइम ये G0 फेज में फॉर डेज वीक रहता है और उसके बाद फिर सेल साइकिल में एंटर हो जाता है, लेकिन सम टाइम ये लाइफ टाइम ही जो है G0 फेज में चला जाता है। इन केस ऑफ नर्व सेल, जो नर्व सेल्स हैं, एक मरतबा जो सेल है G0 फेज में एंटर हो जाए वापस सेल साइकिल में एंटर नहीं होता। इसी तरह मसल सेल्स हैं, आरबीसी हैं, ये एक मरतबा अगर G0 फेज में चले जाए तो वापस नहीं आते। ह्यूमन आई लेंस है, उसके जो सेल्स हैं वो भी G0 फेज में ही हैं। स्टूडेंट्स, जब सेल G1 से फेज से आगे एस फेज में जाता है, एस फॉर सिंथेसिस है, डीएनए की सिंथेसिस होती है और जेनेटिक मटेरियल डीएनए की जो अमाउंट है वो डबल हो जाती है और हर क्रोमोसोम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यानी कि अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि डबल कैसे होते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है G2 फेज। एस फेज के बाद जो सेल है G2 फेज में चला जाता है, इसको प्री माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। उनके माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज इसलिए बोलते हैं, ये माइटोसिस से बेसिकली डिवीजन की जो फेज है उससे माइटोटिक फेज से पहले है। सेल डिसाइड टू स्टार्ट माइटोसिस, यहाँ से सेल डिसाइड करता है उसने माइटोसिस में जाना होता है। प्रिपेयर एनर्जी, अब सेल यहाँ पे G2 फेज में एनर्जी रिजर्व करता है, महफूज करता है फॉर क्रोमोजोम मूवमेंट, क्योंकि माइटोटिक फेज में क्रोमोजोम की मूवमेंट होती है, इसलिए माइटोसिस स्पेसिफिक प्रोटीन और बहुत सारी जो प्रोटीन है माइटोसिस के लिए चाहिए वो बना रहा होता है। आरएनए को बनाता है और माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट, यानी कि ये माइक्रोट्यूब्यूल जो स्पिंडल फाइबर बनाएंगी वो उनके सब यूनिट्स है वो बनाता है G2 फेज में। इसलिए सेल अपने आप को इंटरफेज में तैयार करता है, किस लिए, ताकि वो डिवाइड कर सके। सो उसके बाद क्या है, G2 फेज के बाद ये बेसिकली यहाँ पे चेक पॉइंट लगे होते हैं हर स्टेप के बाद, वो डिटरमिन करता है फेट ऑफ सेल, यानी कि सेल ने नेक्स्ट जो फेज है उसमें जाना है कि नहीं जाना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है प्रीवियस फेज में तो सेल उसको क्या करता है, रिव्यू करता है ताकि उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके, उसको रिजॉल्व किया जा सके।
और उसके बाद फिर सेल को नेक्स्ट फेज में जाने देता है। स्टूडेंट्स ये इंटरफेज थी। अगर हम देखें यहाँ पे डायग्रामेटिकली इंटरफेज को, तो ये बेसिकली हमारे पास एक सेल साइकिल यहाँ पे दिखाया हुआ है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास अगर देखें यहाँ पे सेल है G1 फेज में, G1 फेज में यहाँ पे। अब ये जो G1 फेज है ना, ये वाली फेज, इसमें हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया। यहाँ से G0 फेज में चला जाता है और G0 फेज से जिन सेल ने डिवाइड नहीं होना वो तो एंटर नहीं होंगे फिर G1 फेज में, लेकिन जिन्होंने डिवाइड होना वो फिर से G1 फेज में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे अगर G1 फेज के बाद S फेज आनी होती है। ये हमारे पास एक क्रोमोजोम दिखाया गया है, अभी ये डुप्लीकेट नहीं हुआ, और उसके बाद एस फेज में ये क्या हो जाता है, डुप्लीकेट। जब डुप्लीकेट होता है, डीएनए सिंथेसिस होती है, तो जो क्रोमोसोम इस फॉर्म में आ जाता है। अब ये एक क्रोमोसोम है और उसके ये दो क्रोमेटिड हैं जो एक ही सेंट्रोमेयर के साथ जुड़े हुए हैं। सेंटर वाला पार्ट जिसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं, ये यहाँ पे भी सेंट्रोमेयर, इसकी डुप्लीकेशन हो गई है। अब ये क्रोमोसोम यहाँ पे डीएनए की अमाउंट जो डबल हो चुकी है। उसके बाद सेल किस में चला जाता है, G2 फेज में, और G2 फेज के बाद M फेज यानी कि माइटोटिक फेज में। उसके बाद सेल क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। उसके बाद सेल हो जाता है डिवाइड, और एक सेल से कितने सेल बन जाते हैं, 2 सेल बन जाते हैं। स्टूडेंट्स अगर देखें ये M फेज में हमारे पास यहाँ पे सेल में एक ही क्रोमोसोम था, अब माइटोसिस हुई है, तो माइटोसिस के नतीजे में 2 सेल बने, एक सेल ये बना और एक ये बने, इनको डॉटर सेल बोलते हैं। एक क्रोमोसोम इधर आ गया और एक इधर आ गया। इस तरह नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं माइटोसिस में, और एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 2 सेल्स। स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल साइकिल में, सेल साइकिल की, कि जो सेल साइकिल है ये कंप्लीट कितनी देर में होता है। ह्यूमन बीइंग में अगर हम देखें ना सेल साइकिल, इन केस ऑफ ह्यूमन सेल 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। उसमें 30 जो मिनट्स हैं वो माइटोसिस लेती है, G1 फेज 9 आवर्स लेती है, S फेज 10 आवर्स लेती है, और G2 फेज जो है वो लेती है 4.5 आवर्स, यानी कि ये टोटल 24 आवर्स बन जाते हैं। और जो यीस्ट सेल साइकिल है उसमें 90 मिनट में ये कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, माइटोसिस है हमारे पास। अगर हम माइटोसिस की बात करें कि माइटोसिस क्या है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं इन पेरेंट सेल्स एंड डॉटर सेल। मेजर स्टेप सिमिलर होते हैं माइटोसिस में, प्लांट में भी और एनिमल में भी, और एक सेल से इसमें 2 सेल बनते हैं। माइटोसिस एनिमल में हैप्लॉइड सेल में भी होती है, डिप्लॉइड सेल में भी होती है, और हर बॉडी पार्ट में होती है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है माइटोसिस का, होता रहता है थ्रू आउट लाइफ। डिवाइड इनटू 2 मेजर फेज, इसको 2 मेजर फेज में डिवाइड किया हुआ है। एक है कैरियोकिनेसिस जिसको डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं, एक है साइटोकिनेसिस जिसको डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म बोलते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं कैरियोकिनेसिस की, तो जो हमें कैरियोकिनेसिस है बेसिकली डिवीजन ऑफ क्या है, ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है। स्टूडेंट्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कब स्टार्ट होती है, बेसिकली जब सेल है उसमें सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए। स्टूडेंट्स अगर हम ये यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, ये सेंट्रियोल है, एक ये सेंट्रियोल है, एक ये सेंट्रियोल है। स्टूडेंट्स ये जो सेंट्रियोल है ये इंटरफेज, जो हमने फेज ऑलरेडी पढ़ी थी, उस फेज में ये क्या करते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, यानी कि इनकी कॉपी बन जाती है। स्टूडेंट जब इनकी डुप्लीकेशन होने लगती है तो हमें पता लग जाता है कि अब सेल डिवाइड होने लगा है, क्योंकि इन्होंने डिवाइड होने के बाद ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। इस पोल पे आ जाएगा, ये इधर से यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आके इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने आके स्पिंडल फाइबर बनाने होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर देखें मार्क्स बिगिनिंग ऑफ माइटोसिस, डुप्लीकेट एट द एंड ऑफ इंटरफेज, जब इंटरफेज में ये डुप्लीकेट हो जाते हैं, बट प्रेजेंट एट सेम सेंट्रोजोम, सेम सेंट्रोजोम में होते हैं, जहाँ पे सेंट्रियोल मौजूद होते हैं उसको सेंट्रोजोम बोलते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं, ऑपोजिट पोल पे माइग्रेट करने लग जाते हैं। स्टैब्लिश
पोल ऑफ सेल, फिर 2 पोल बना देते हैं। स्टूडेंट्स ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से क्या बनते हैं, फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये बनी किसकी होती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन की एंड ट्रेस ऑफ आरएनए। स्टूडेंट्स ये जो ट्यूब्यूल्स बनती हैं इसके 3 सेट बनते हैं। एक एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं, और काइनेटोकोर फाइबर्स हैं यानी कि काइनेटोकोर ट्यूब्यूल्स हैं जो क्रोमोसोम के साथ अटैच होती हैं। और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये इंटरडिजिटेट विद ऑपोजिट एंड, ये ऑपोजिट जो एंड है उनसे इंटरडिजिटेट कर जाती हैं। इनको नॉन काइनेटोकोर ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें ये एक सेंट्रियोल है, एक ये सेंट्रियोल है, और ये उसके डिफरेंट स्पिंडल फाइबर्स जो निकले हुए हैं वो दिखाए हुए हैं। ये इसके इधर सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे भी इसके इधर सेल मेम्ब्रेन है। ये जो इनको बोलते हैं ये फाइबर्स, इनको बोलते हैं एस्टर, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल। ये सेल मेम्ब्रेन के साथ इधर से अटैच होती हैं। स्टूडेंट्स सेंट्रियोल से इधर से अब यहाँ पे इस साइड पे और इस सेंट्रियोल से इस साइड पे 2 तरह के स्पिंडल फाइबर जो है वो अराइज होते हैं। स्टूडेंट्स ये जो स्पिंडल फाइबर इस साइड से अराइज हो रहा है ये जाके इधर क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है। क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे ये प्रोटीन है जिसको काइनेटोकोर प्रोटीन बोलते हैं, सेंट्रोमियर पे वहाँ पे अटैच हो जाता है। एक स्पिंडल इधर से निकला और सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो गया, एक स्पिंडल इस साइड से निकला वो भी सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो गया। इसका मतलब है कि सेंट्रोमियर के साथ 2 स्पिंडल फाइबर अटैच है। इनको बोलते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं ये वाले जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये इधर से ये आ रहा है, इसी तरह इधर से ये स्पिंडल फाइबर आ रहा है, इनको बोलते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। ये एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट करके, ये देखें ये इधर से आ गया, ये इधर से इस तरह आ गया, ये एक दूसरे के साथ जुड़ के इंटरडिजिटेट कर गए हैं। ये बेसिकली नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर यानी कि जिनको माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। बेसिकली ये आपस में जुड़े होते हैं प्रोटीन्स के जरिए। स्टूडेंट्स ये इस तरह स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं और ये इंटरफेस में जो बेसिकली कैरियोकिनेसिस है माइटोसिस की। स्टूडेंट्स जो कैरियोकिनेसिस है इसमें क्या होता है, नेक्स्ट कैरियोकिनेसिस की अगर हम बात करते हैं, कैरियोकिनेसिस में होता क्या है, माइटोटिक अपरेटस बनता है, ठीक है। उसके सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो न्यूक्लियस का साइज क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, और कैप्चर एंड पुल द क्रोमोसोम। जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम को पकड़ते भी हैं और उनको पुल भी करते हैं ताकि क्रोमोसोम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। कैरियोकिनेसिस इज कॉन्टिन्यूज रहती है, और कैरियोकिनेसिस को फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। उन 4 स्टेजेस में कौन कौन सी स्टेजेस हैं, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है एंड टेलोफेज है। स्टूडेंट्स अगर हम प्रोफेज की बात करते हैं तो प्रोफेज में प्रो मीन फर्स्ट है, फेज पहली फेज है, इंटरफेज ऑफ क्रोमोसोम। स्टूडेंट्स प्रोफेज के स्टार्ट में जो है हमें क्रोमोसोम नज़र नहीं आ रहे होते, और जो क्रोमोसोम इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आ रहे होते, बल्कि हमें क्या नज़र आ रहा होता है, हमें नेटवर्क नज़र आ रहा होता है, फाइन थ्रेड। वो जो फाइन थ्रेड का नेटवर्क नज़र आ रहा होता है उस नेटवर्क को बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन मटेरियल। स्टूडेंट्स ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये कॉइल करना शुरू कर देता है, यानी कि कंडेंस करना शुरू कर देता है, कॉइल करते करते फोल्ड करते करते थिक होता जाता है, और थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देता है, जिनका बेसिकली वो 0.25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक मतलब उनकी थिकनेस चली जाती है, एंड बिकम मोर एंड मोर थिक, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं और विजिबल होने लग जाते हैं। अब इनको जब ये विजिबल हो जाते हैं तो उस वक्त बेसिकली इनको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। पहले क्रोमेटिन मटेरियल होता है, कंडेंस होने के बाद, फोल्डिंग के बाद, कॉइलिंग के बाद ये किस में चेंज हो जाते हैं, क्रोमोसोम में। अब एक क्रोमोसोम है उसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं और एक ही सेंट्रोमियर के साथ वो जुड़े होते हैं। ये हमने ऑलरेडी इंटरफेस में डिस्कस कर लिया था। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे डायग्राम की बात करते हैं, इस डायग्राम में देखें,
अब प्रोफेज के एंड पे क्या होता है, प्रोफेज के न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हो जाता है। ये यहाँ पे प्रोफेज दिखाई गई है, ये सेंट्रियोल डिवाइड हो रहे हैं, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, इनमें स्पिंडल फाइबर बनेंगे। और ये अगर क्रोमोजोम को देखा जाए, ये क्रोमोजोम इस फॉर्म में हमें नजर आते हैं प्रोफेज के एंड पे। ये एक सेंट्रोमियर है, इधर से एक क्रोमेटिड इसका ये है और एक क्रोमेटिड ये है, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम रिलीज इनटू साइटोप्लाज्म, अब होगा क्या, न्यूक्लियर इन्वेलप ये डिसअपियर हो जाएगा, ये देखिए ये डॉट से लगे हुए डिसअपियर हो जाएगा, डिसमेंटल हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, और इसके अंदर जो न्यूक्लियोलाई होगा वो भी डिसअपियर हो जाएगा, माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज होगा, और साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, बिकम विस्कस, थिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोप्लाज्म था उसका मटीरियल भी साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रोफेज है उसके बाद है मेटाफेज। मेटा मीन मिडल है, मेटाफेज में होता क्या है, जो डुप्लीकेटेड मॉलिक्यूल होते हैं ना क्रोमोसोम ऑफ डीएनए क्रोमोसोम, बेसिकली टू सिस्टर क्रोमेटिड उसके होते हैं। अगर यहाँ पे देखें, ये एक क्रोमोसोम है, इसका एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ड्राइव फ्रॉम सिंगल क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड से जब डुप्लीकेट हुए उसके बाद दूसरा क्रोमेटिड डुप्लीकेशन के बाद बना है, अटैच्ड एट सेंट्रोमियर, और ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं कैसे, सेंट्रोमियर के जरिए। ये जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, ये कंस्ट्रिक्टेड एरिया है यहाँ से पिचका हुआ, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के ऊपर प्रोटीन होती है जिसको काइनेटोकोर प्रोटीन बोलते हैं, जहां पे आगे स्पिंडल फाइबर ने अटैच होना होता है। काइनेटोकोर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट ऑन सेंट्रोमियर, स्पेशल डीएनए सीक्वेंस होता है इसके पास यहाँ पे फॉर अटैचमेंट ऑफ काइनेटोकोर फाइबर्स। ये देखें यहाँ पे काइनेटोकोर फाइबर अटैच हो रहे हैं। काइनेटोकोर फाइबर इसमें अरेंज कैसे होंगे, अरेंज क्रोमोसोम इन सेंटर ऑफ सेल। जब ये यहाँ पे इनके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं तो ये क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हो जाते हैं इस तरह। जब सेंटर में अरेंज हो जाते हैं, मिडिल रीजन, इसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, ये इमेजिनरी लाइन होती है, या इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। ईच क्रोमोसोम अटैच्ड फ्रॉम बोथ साइड स्पिंडल फाइबर। स्टूडेंट्स देखिए, ये क्रोमोसोम है, इसके इस साइड से भी स्पिंडल फाइबर अटैच है, इस साइड से भी स्पिंडल फाइबर अटैच है। इस तरह ये सेंटर में क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, और क्रोमोसोम के साथ सिर्फ जो काइनेटोकोर ट्यूब्यूल्स हैं वो अटैच होती हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट फेज जो है एनाफेज है। एना मीन सेपरेट है, काइनेटोकोर फाइबर जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे देखें, ये काइनेटोकोर फाइबर्स हैं और ये नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स हैं। ये काइनेटोकोर फाइबर्स क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो सेंट्रोमियर है उसके ऊपर फोर्स लगती है, जिसकी वजह से जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो नॉन काइनेटोकोर या पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो इलोंगेट होने लग जाती हैं, यानी कि उनकी लेंथ में इजाफा होने लग जाता है। सो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इलोंगेट, पुश सेल टू बिकम लॉन्गर, जिसकी वजह से सेल को क्या कर देती है, लॉन्गर हो जाता है सेल। और अब होता क्या है, हाफ सिस्टर क्रोमेटिड ट्रेवल टू ईच पोल। अगर हम देखें तो यहाँ से क्या होगा, एक जो अब क्रोमेटिड थे पहले, अब वो क्या बन गए हैं, क्रोमोसोम। एक इस तरफ आ जाएगा, इसी तरह ये इधर चला गया, इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर, एक इधर। स्टूडेंट्स, इस तरह ये ऑपोजिट पोल की तरफ क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टेलोफेज। स्टूडेंट्स, टेलो मीन एंड होता है। ये क्रोमोसोम रीच पोल, क्रोमोसोम क्या करते हैं, पोल पे पहुंच जाते हैं। स्टार्टिंग डी कंडेंस, यानी कि पहले कंडेंस हो रहे थे, अब डी कंडेंस होंगे, अनफोल्ड हो जाएंगे, और किस में चेंज हो जाएंगे, क्रोमेटिन मटेरियल में, और कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, जब ऑपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं तो उसके नतीजे में होता क्या है, ये अनकॉइल होकर क्रोमेटिन मटेरियल बना देते हैं, और जो माइटोटिक अपरेटस है डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलाई रीऑर्गेनाइज हो जाता है, वो भी फिर से बन जाता है। रिजल्ट टू न्यूक्लियस एट पोल, जिसके नतीजे में दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। एक न्यूक्लियस इस पोल पे आ गया, एक न्यूक्लियस इस पोल पे, और ये सेंट्रियोल इधर आ गया, एक सेंट्रियोल इधर आ गया। और यहाँ पे अब हमें टेलोफेज के एंड पे क्रोमोसोम नहीं नजर आते, बल्कि हमें नजर आते हैं क्रोमेटिन मटीरियल, ये इस तरह।
हमें नेटवर्क नज़र आ रहा होता है। स्टूडेंट्स जैसे ही टेलोफेज का प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके साथ साथ ये यहाँ से जो साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड करने लग जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म स्टार्ट टू डिवाइड, ये इनसाइड अंदर की तरफ पिंच करने लग जाता है, जिसकी वजह से ये सेल डिवाइड करता है। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, साइटोकिनेसिस की, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर बात करते हैं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई थी, सेंड सिग्नल टू एक्वेटोरियल रीजन, जो सेंटर वाला रीजन है उसके पास सिग्नल भेजती हैं। वहाँ पे क्या मौजूद, एक्टिन और माइसिन फॉर्म कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, वो क्या बना देती हैं, सेल के सेंटर में एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बना देती हैं। क्लीवेज फरो फॉर्म, जिसके नतीजे में क्लीवेज फरो बनती है, और ये क्लीवेज फरो डीप होती रहती है सेंटर की तरफ, और एट द एंड क्या होता है, डिवाइड पेरेंट सेल इनटू टू सेल, यानी कि अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, साइटोकिनेसिस होगी। अगर देखें यहाँ पे ये क्लीवेज फरो बनी है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाई है, आहिस्ता आहिस्ता डीप होता रहता है, और इस तरह एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। स्टूडेंट्स ये साइटोकिनेसिस थी किसमें, एनिमल में। अगर हम साइटोकिनेसिस देखें इन प्लांट, माइटोसिस इन प्लांट सिमिलर टू एनिमल है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। एक तो इनमें क्या नहीं है, सेंट्रियोल नहीं है। सेंट्रियोल नहीं है तो स्पिंडल फाइबर कहाँ से बनते हैं, सेंट्रियोल के एनालॉगस मिलता जुलता एक रीजन है कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, उसको बोलते हैं MOC बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, वहाँ से स्पिंडल फाइबर बनते हैं। शेप ऑफ सेल प्लांट में फिक्स होती है, चेंज नहीं होती, लेकिन एनिमल की जो सेल की शेप चेंज हो सकती है। डोंट चेंज, डज नॉट चेंज ड्यू टू रिजिड सेल वॉल। स्टूडेंट्स इसमें फिर कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग भी नहीं बनता, इसमें एक प्लेट बनती है जिसको बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट प्लेट। ये फ्रैगमोप्लास्ट प्लेट बनती कैसे है, वेजिकल है, वो जुड़ते रहते हैं सेंटर में, और वेजिकल आते कहाँ से, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, और आहिस्ता आहिस्ता सेंटर में जुड़ते रहते हैं। मेटाफेज के दौरान गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या कर देते हैं, इस तरह प्लेट बना देते हैं, उसके नतीजे में एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। स्टूडेंट्स अगर देखें ये मेटाफेज जो फेज दिखाई गई है, मेटाफेज मतलब में ये जो गोल्जी वेजिकल यहाँ पे बनने लग जाते हैं, और एट दी एंड जब टेलोफेज होती है उसके टेलोफेज के बाद ये यहाँ पे आके जुड़ने लग जाते हैं, ये वन बाय वन यहाँ पे इस साइड पे जुड़ रहे हैं, इस साइड पे जुड़ रहे हैं, और एट दी एंड ये दरमियान में सेल प्लेट या फ्रैगमोप्लास्ट प्लेट बन जाती है। इस तरह एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। स्टूडेंट्स ये तो साइटोकिनेसिस का डिफरेंस था प्लांट और एनिमल में। स्टूडेंट्स अगर देखें यहाँ पे ये सारी वो डायग्राम दिखाई गई है, इंटरफेज है, उसके बाद प्रोफेज है। प्रोफेज में हुआ क्या, इधर से इसमें क्रोमोसोम कितने 1 2 3 4 क्रोमोसोम है यहाँ पे प्रोफेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, और न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में आ गया है। मेटाफेज में क्रोमोसोम ने अपने आप को स्पिंडल फाइबर पे अरेंज कर लिया है, और एनाफेज में क्या हुआ है, ये सेंट्रोमियर दरमियान में से टूटा। अब देखें ये 4 क्रोमोसोम थे, तो 4 क्रोमोसोम जब सेंट्रोमियर टूटा, 4 क्रोमोसोम इधर चले गए, 4 क्रोमोसोम इधर चले गए, और एट द एंड एक सेल से कितने टेलोफेज में क्या हो, ये ऑपोजिट पोल पे पहुंच गए। उसके बाद क्या होगी, टेलोफेज के बाद साइटोकिनेसिस होगी, और एक सेल से कितने सेल बन जाएंगे, 2। स्टूडेंट्स अब अगर देखें यहाँ पे भी 4 क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी 4 क्रोमोसोम है, और इस सेल में भी 4 क्रोमोसोम थे, तो इट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हुए, सेम हुए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। स्टूडेंट्स अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस की बात करते हैं, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है हेरिडेटरी मटेरियल की, यानी कि जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिवाइड होता है। नो क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन, जेनेटिक मटेरियल की कोई रीशफलिंग नहीं होती, इस वजह से अनचेंज रहता है। कॉन्टिन्यूटी इज इंश्योर्ड, मतलब वो सेम जो जेनेटिक मटेरियल रहता है, वेरिएशन नहीं रहती। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है लोअर ऑर्गेनिज्म में या प्लांट्स और एनिमल में, वो माइटोसिस के थ्रू होती है। रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट है, वो किस वजह से होती है, माइटोसिस की वजह से होती है। लिजर्ड में, अर्थवर्म में, फ्लैट वर्म में। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, हीलिंग ऑफ वोन्स, जो कट लग जाते हैं
वो उनकी हीलिंग माइटोसिस की वजह से होती है। न्यू स्किन बनती है वो भी माइटोसिस की वजह से होती है। ब्लड वेसल्स बनती हैं न्यू कट की वजह से, वो भी किस वजह से होती हैं? माइटोसिस की वजह से। हेयर कट करते हैं, रीग्रो करते हैं माइटोसिस की वजह से। अगर नेल कट हो जाए, वो नेल रीग्रो करता है, वो भी किस वजह से नेल को कट करें? माइटोसिस की वजह से होता है। स्टूडेंट्स ये तो थी इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, माइटोसिस ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। मल्टी सेलुलर जो बॉडी डेवलप होती है वो भी माइटोसिस की वजह से होती है। फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट टू अडल्ट ऑर्गेनिज्म माइटोसिस की वजह से है। टिश्यू कल्चरिंग जो होती है वो भी माइटोसिस की वजह से ही होती है। ग्रोइंग प्लांट्स इन लैब फ्रॉम सिंगल और फ्यू सेल, जो टिश्यू कल्चरिंग होती है वो माइटोसिस ही होती है सेल में, फिर ही आगे न्यू प्लांट्स बनते हैं। क्लोनिंग है, क्लोनिंग भी बेसिकली माइटोसिस की ही एक डिवीजन की वजह से ही जो इंडिविजुअल बनता है, क्लोनिंग का प्रोसेस है। मेकिंग अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम जेनेटिक मटीरियल, और माइटोसिस की वजह से होती है। प्रोसेस इज टाइटली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। स्टूडेंट्स ये प्रोसेस टाइटली कंट्रोल्ड भी होता है, उसको रेगुलेट भी करते हैं। अगर ये इसका कंट्रोल जो है इस अनकंट्रोल्ड हो जाए, जो रेगुलेटिंग सेंटर है या जो चेक पॉइंट है वो ब्रेक हो जाए, उसके नतीजे में क्या हो जाता है? कैंसर या क्या बन जाती है? ट्यूमर बन जाती है। स्टूडेंट्स अगर हम कैंसर की बात करते हैं, कैंसर क्या है? कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। यानी कि जो माइटोसिस है जिसको रेगुलेट किया हुआ था वो क्या हो जाता है? उसके जो रेगुलेशन का प्रोसेस है वो ब्रेक हो जाता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बॉडी। बॉडी के अकॉर्डिंग सेल की डिवीजन होती है, लेकिन सेल डेथ और बर्थ क्या होती है, इसका जो बैलेंस है ये बिगड़ जाता है। यानी कि होगा क्या? नॉर्मल अगर माइटोसिस हो रही है, सेल डेथ और बर्थ को बैलेंस रखा जाता है। लेकिन अगर कंट्रोल सेंटर जो है, जो चेक पॉइंट है वो ब्रेक हो जाए, जो रेगुलेशन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो उसके नतीजे में क्या हो जाता है? मेल फंक्शन ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म रिजल्ट इन अनकंट्रोल ग्रोथ होने लग जाती है। सेल की डिवीजन अनकंट्रोल होने लग जाती है और सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। इसी को हम कैंसर बोलते हैं। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। ट्यूमर बन जाती है। अब ट्यूमर क्या बनती है? ट्यूमर कैसे बनती है? स्टूडेंट्स जो सेल डिवाइड होते हैं, अनकंट्रोल्ड होते हैं, और वहाँ पे क्लोन बन जाता है, यानी कि मैस ऑफ सेल बन जाता है, वहाँ पे उभार बन जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर। कैन एक्सपैंड इन्फिनिटली, मतलब ये एक्सपैंड करती रहती है, फैलती रहती है, ट्यूमर साइज में इंक्रीज करती रहती है। ट्यूमर अराइज फ्रीक्वेंटली। स्टूडेंट्स ट्यूमर किस एज में, जो ओल्ड एज है उसमें ट्यूमर क्या है? बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अराइज होती है। स्टूडेंट्स ट्यूमर की दो टाइप है, एक को बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर और दूसरी को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। स्टूडेंट्स जो बिनाइन ट्यूमर होती है ये स्मॉल इन साइज होती है, लोकलाइज होती है, यानी कि जहाँ पे बनती है वहीं पे रहती है, बॉडी के किसी दूसरी एरिया पे जाके अटैक नहीं करती, ट्रांसफर नहीं होती। मच लाइक नॉर्मल सेल्स की वजह से ही होती है। बैड इफेक्ट इज मिनिमाइज, इसके जो बैड इफेक्ट वो बहुत कम है, हाँ, लेकिन इंटरफेयर करती है विद अदर टिश्यू। उनकी जो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स या जो सिक्रीशन है उसकी प्रोडक्शन में ज़रूर इंटरफेयर करती है बिनाइन ट्यूमर, लेकिन लोकलाइज्ड है, जहाँ पे बनती है वहीं पे रहती है। स्टूडेंट्स दूसरी जो ट्यूमर है उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये रैपिडली डिवाइड करती है और ये एक एरिया से इसके कुछ सेल अलग होते हैं, किसी दूसरी एरिया पे जाके अटैक कर देती हैं। जहाँ पे पहले सेल मौजूद थे उसको प्राइमरी ट्यूमर बोलते हैं, किसी नए जगह पे जाके अटैक करेंगे उसको बेसिकली सेकेंडरी साइट बोलते हैं या सेकेंडरी ट्यूमर बोलते हैं। इन्वेड अदर टिश्यू, दूसरे टिश्यू के ऊपर भी अफेक्ट करती है, और अफेक्ट कैसे करती है? थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। न्यू एरिया पे जाके प्रोलिफरेट करेगी। और स्टूडेंट्स इसका एक एरिया से कुछ सेल्स का डिटैच होना, किसी सेकेंडरी एरिया पे जाके अटैक करना, ये इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस। ये लेस डिफरेंशिएटेड होती है देन सराउंडिंग सेल से लेस डिफरेंशिएटेड होती है। अगर यहाँ पे हम इस डायग्राम में देखें, ये प्राइमरी एरिया, यहाँ पे ये कैंसरियस सेल्स एंड ट्यूमर है। इसके ये जो सेल्स हैं यहाँ पे ये 20 सेल दिखाए गए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस करती है। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे ब्लड
वेसल्स को क्रॉस करती है और कहाँ पे चले जाती हैं, ब्लड में। स्टूडेंट्स यहाँ से जैसे ही ये ट्यूमर सेल्स कहाँ पे जाते हैं, ब्लड में, और ब्लड के जरिए सर्कुलेट करके किसी दूसरी एरिया पे जाके अटैक करेंगे और वहाँ से बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो उसे सेकेंडरी साइड पे प्रोलिफरेट करेंगे, वहाँ पे ग्रो करेंगे और यहाँ पे एक ट्यूमर बना देंगे। इस तरह ये ट्यूमर फैलती रहती है। Characteristics of rapidly growing cells, हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो। स्टूडेंट्स ये जो ट्यूमर सेल्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस की रेशियो ज़्यादा होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है, मैनी राउंड ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस बहुत ज़्यादा हो रही होती है। अगर हम इसकी डायग्नोज की बात करते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, प्रेजेंस ऑफ इन्वेडिंग सेल्स। अगर हमें इन्वेडिंग सेल्स की प्रेजेंस है वो ये हमें बताती है कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। इसी तरह इंडिकेट मेटास्टेसिस, जो मेटास्टेसिस का प्रोसेस है ये भी इंडिकेट करता है किसको, मैलिग्नेंट ट्यूमर को। स्टूडेंट्स ट्यूमर होती किस वजह से है? नंबर 1 म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल, जो दो तरह के हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स और सेक्स सेल्स। सेक्स सेल जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सोमैटिक सेल्स जो बॉडी सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं। इनमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो उसके नतीजे में क्या होती है, ट्यूमर। 3 to 20 म्यूटेशंस हैं जिसकी वजह से ये ट्यूमर हो सकती है। और यूजली इन जीन रेगुलेट डिवीजन, जो सेल डिवीजन को माइटोसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, अगर उनमें म्यूटेशन आ जाए तो उसके नतीजे में ट्यूमर हो जाती है। ब्रेक कनेक्शन विद अदर सेल्स, और क्या करते हैं ये फिर दूसरे सेल्स से कनेक्शन ब्रेक कर लेते हैं। कैन, जो ये ट्यूमर होती है कैन मूव फ्रीली, और फ्रीली मूव करती है ट्यूमर, फिर क्या करती है दूसरे रीजन के ऊपर जाके अटैक करती है, वहाँ पे प्रोलिफरेट करती है और वहाँ पे न्यू क्या करती है, ट्यूमर बना देती है। इग्नोर चेक पॉइंट ऑफ बॉडी, जो सेल डिवीजन के चेक पॉइंट होते हैं उनको इग्नोर करती है और उसके बाद बॉडी में न्यू एरिया पे जाके अटैक कर देती है। स्टूडेंट्स अगर इस डायग्राम में हम देखेंगे यहाँ पे ट्यूमर बनना शुरू हुई है, अंडरलाइंग टिश्यू है, ये स्किन सरफेस है, ये ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि ये कैंसर सेल्स हैं, ये बाकी नॉर्मल सेल्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवीजन होती है और ट्यूमर का साइज इंक्रीज कर जाता है, ग्रोइंग ट्यूमर है, और उसके साथ साथ इसमें न्यू ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स जब यहाँ पे न्यू ब्लड वेसल्स बनती है तो इसके जो सेल्स हैं वो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई, इसको क्रॉस करते हो, क्रॉस करके कुछ सेल्स कहाँ पे चले जाते हैं, ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, और ब्लड वेसल्स के जरिए ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं न्यू एरिया पे। स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था माइटोसिस पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक मायोसिस पे है, तो इंशाल्लाह कल हम मायोसिस वाला टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।